हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और आज हम क्या करने वाले हैं देखना ध्यान से आप लोग। आज हम जो है भाई ये देखें, आज हम ये दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 2 इसकी बात करेंगे। और इसमें आज सारे एमसीक्यू लगाएंगे 20 के 20 नंबर के, यानी आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सर 20 नंबर के इसी मॉडल टेस्ट पेपर को करने से पक्के हो जाएंगे? बिल्कुल भाई, क्योंकि जो कि 20 नंबर के एमसीक्यू क्या आते हैं ना, वो तकरीबन सारे सेम होते हैं। आप चाहे मॉडल टेस्ट पेपर 3 उठाओ, 4 उठाओ, 5 उठाओ, कोई भी उठा लो, या जो बोर्ड में अब तक के क्वेश्चन आए वो उठा लो, इनमें लेवल सेम चलता है एमसीक्यू होगा। तो अगर आप इनको भी कर लेंगे तो मान के चले 20 में से आप लोगों के 15-16 क्वेश्चन एमसीक्यू के बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। एक वीडियो को आप पक्का कर लो, चाहे उसको आपको 3 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े, पक्का करना क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन लिया, देखिए एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ फटाफट से। जैसे ये रहा, ये ले लिया मैंने एक बार, एक स्लाइड में 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आप इसमें नेक्स्ट में देख सकते हैं 7 से 9 आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन जो है वो पक्के करने हैं। चले भाई, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम खराब करे। चलिए देखिए, पहले में क्या काम करना है, 636 और 54 का एचसीएफ निकालना है। अगर अब आपको एक बात बताओ, एचसीएफ निकालना आता है नहीं आता? 636 54 का नहीं आता तो देखना भाई, 636 और 54 का एचसीएफ निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टर तो करने पड़ेंगे भाई। क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर। सर वो क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड का एक अंक 6 तो 2 से भाग होगा, 16 दूनी 32, एक बचा 16, ऊपर से उतारा 6, 16 हो गया, 2 16, फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ये तो कर लोगे ना, ऐसे डिवाइड करते चलना है 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से होगा क्या? नहीं सर, ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 से करो, 3 7 21, 7 एकम 7। समझ आया? ये तो 336 के हो चुके हैं। और कौन था जिसका एचसीएफ निकालना था? इसके साथ साथ 54 और था, तो 54 के और कर लो। 54 के तो वैसे बताओ मैं इजीली भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसी मेथड से निकाल कर दिखा देता हूँ। 54 का भी 2 से करोगे, इकाई अंक 4, जब तक इकाई के अंक में 2 का मल्टीपल चलता रहेगा, जैसे 6 चला, 8 चला, 4 चला, 2 चला, तब तक ये 2 से भाग होता जाएगा। रूल आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को। इकाई के अंक में 2 की टेबल है तो 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 1 14, 2 से 14, अब ये 27 तो 3 का मल्टीपल है, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। समझ आ गया? तो आप लोगों के 336 के क्या फैक्टर आए? देखो 336 के फैक्टर आया 2 गुणा 2 गुणा 2, सर गुणा 2, यानी 4 बार तो क्या आ गया? 2 2 आ गया, और 3 गुणा 7, 3 गुणा में 7। और साथ में देखना 54 के क्या है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, या 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 3। हमें चाहिए था एचसीएफ। क्या चाहिए था हमें? एचसीएफ। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है सर? 2। और क्या कॉमन है? देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3, तो 3 दूनी 6, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। ध्यान से आप देखो ना, एक तो 2 कॉमन है, ये लो पेन बदल के भी दिखा देता हूँ। एक तो 2 कॉमन था और एक ये 3, ध्यान से देख लो, और एक ये 3 देख लो। अब नीचे 3 पड़े हैं लेकिन ऊपर 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 है। तो आपका एचसीएफ होगा वो 6 होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। देखिए क्या ऑप्शन में है? 6, ये रहा, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। चले भाई, अब ये मैं समझा चुका हूँ कि एचसीएफ कैसे लिया जाता है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है सर, वो देखिए। सेकंड में √3 है, ये बतानी √3 क्या है, प्रीमय, अप्रीमय या मिश्रित। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर संख्या मैंने 2 लिख दी, उसके ऊपर रूट लगा दिया, क्या लगा दिया सर? रूट लगा दिया, तो हमेशा अप्रीमय संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है? अप्रीमय। अगर संख्या के ऊपर रूट दिख जाए तो वो हमेशा अप्रीमय संख्या होगी। बस कंडीशन इतनी है कि वो रूट से बाहर ना चली जाए। अगर जैसे मैंने बोला कि 9 है, इसके ऊपर रूट है, अब आप बोलो सर रूट है तो अप्रीमय बोल दो, नहीं भाई 9 तो 3 तिया 9 होता है, इसका तो पेयर बन जाएगा ना। देखो 3 तिया 9, और ये रूट में पड़ी थी, तो 3 और 3 में क्या बाहर निकल गया? 3, तो ये तो रूट से बाहर ही निकल गई। तो सर ऐसे कैसे करें भाई? देखिए अगर आप लोग पूरा सीखना चाहते हैं फिर तो आपको कंप्लीटली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में देख लेना। अभी फिलहाल आप इतना याद कर लो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि आप एक काम करो, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5, देखो 2 3 5 7, जितनी अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा दोगे तो ये तो बिल्कुल निश्चित है 100 की 100% ये अपरिमेय संख्या होगी। देखते कर सकते हैं, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए इतना देख लो। √3 क्या है, जो कि आपको मैंने बता दिया, बी ऑप्शन इज द राइट अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर। नेक्स्ट क्या आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। अब की बार योग पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? योग। योग का फार्मूला क्या होता है आपको पता है क्या? योग का फार्मूला होता है -b/a, -b/a। इसका मतलब पहले तो क्या निकालो, फिर -b/a कर लो।
ए की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, आपको ये तो पता होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजक्वल टू में 0। आपको ये पता हो एक्स स्क्वेयर के साथ क्या आता है ए, एक्स के साथ क्या आता है बी, और लास्ट क्या होता है सी। या फिर देखे पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू बी और तीसरी वैल्यू सी, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट तो यही है भाई, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए होता है और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और लास्ट पूरी वैल्यू क्या होती है, सी होती है। अब आपके साथ तो ये पढ़ा ना एक्स स्क्वेयर माइनस का 3, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, एक है, जिसका कुछ नहीं होता है एक होता है, और ये पूरी वैल्यू लास्ट जो विदाउट क्या होती है, विदाउट एक्स, वो सी होती है। तो यहाँ पर सी कितना है, 3 है, सी कितना है, 3 है। नहीं, मैं अगला पेज ले लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3, यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा ना आपको अच्छे से, ये रहा, ये लो, अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इजक्वल टू 0 है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है 1, और बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू क्या है, बी होता है भाई एक्स का कोफिशिएंट, एक्स है ही नहीं तो 0, और सी लास्ट वैल्यू क्या है, -3। हमें चाहिए था योग, योग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, योग का फार्मूला था -b/, बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1, 0 समथिंग क्या होगा आंसर, 0 ही होगा, 0 समथिंग आंसर क्या होगा 0। तो योग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 0। ऑप्शन में देख लो, ये रहा शून्य, ए इज द करेक्ट आंसर थर्ड का। कर पाओगे आप इसको तो अब आराम से, सर बिल्कुल आराम से खींच लेंगे इसको तो हम। चले ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, इनमें से कौन सी एपी है, एपी क्या होती है, जिसमें डिफरेंस सेम हो, जिसका डिफरेंस क्या हो सेम। तो आप देख लो ना इसमें किसका डिफरेंस सेम है, देखिए 2 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 और 4 में किसका डिफरेंस है 2 का, और 8 और 4 में 4 का, यही अलग अलग डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ए ऑप्शन तो कट गया। फिर आओ इस पर 0.2 0.22, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट में है, फिलहाल इसको 1 मिनट छोड़ो, पहले आसान आसान देख लो ना, क्या पता उनमें से कोई एपी निकल जाए। यहाँ देखो 1 और 3 ये है, जो ये डी ऑप्शन है इस पर ध्यान माना, 1 3 9, 1 और 3 में सर 2 का डिफरेंस, 9 में से 3 गया 6 का, तो ये मतलब ये डी 20 का ऑप्शन, डी 20 का राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी डी सेम नहीं है। -10 -6 -2 और 2, माइनस देखना आप लोग, एक सेकंड रुकना, ये लाओ। अब आओ सी ऑप्शन पर, -10 -6 और -2 और 2। अब इसको देखना, ये एपी है नहीं, एपी में डी निकालने का तरीका होता है दूसरे में से पहला, यानी -6 में से घटेगा, ये घटने के लिए एक फार्मूले का माइनस हो रहेगा, इसका माइनस, 2 माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, ये 4 आया। अब घटाओ तीसरे में से दूसरा, यानी -2 में से 6 घटाओ, -2 में से घटाओ, घटाओगे तो एक माइनस इसका, एक फार्मूले का तो प्लस 6, 6 में से 2 गया, ये भी आ गया 4। अब घटाओ किस में से, चौथे में से तीसरा, चौथा है 2, और 2 में से ये भी घटाओगे, घटाने का माइनस और प्लस ये रहा इसका माइनस, माइनस माइनस हो जाएंगे, +2 और 2 4। अब आप देख रहे हो सारों का अंतर कितना आ चुका है 4, इसका मतलब राइट आंसर इज द सी। राइट आंसर क्या है सी। होपफुली समझ आया होगा, नहीं आया तो देखना इस ऑप्शन को, -10 -6 -2 और 2। देखिए भाई जो डी निकालने का फार्मूला होता है ना, वो होता है A2 - A1, दूसरे में से पहला A2, यानी दूसरा पद क्या है -6, आप ध्यान से देखना -6 -A1 की वैल्यू है -10 सर ये 2 कहाँ से लगा दिए माइनस, तो देखो ना भाई एक फार्मूले का माइनस है और एक ये माइनस बेचारा अपने साथ लेकर बैठा हुआ है, तो इसलिए -6 और माइनस माइनस होगा प्लस, तो 6 में से 6, 10 में से 6 गया 4, इस प्रकार आएगा। अब -2 में से 6 घटाओगे, जब -2 में से ये -6 घटाओगे तो एक तो ये माइनस अपने अपने साथ लेकर बैठा है, और एक माइनस ये फार्मूले का हमेशा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4, तो इस प्रकार देख लो डी 4 आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा सी। चलो आप कर लोगे इसको, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पूछा है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूल होंगे, मूल पूछ रहा है भाई कौन से होंगे इसके शून्य, तो इसको तो निकालना पड़ेगा भाई, 2x² - 5x और प्लस में 3 इक्वल टू 0, इसके मूल पूछ रहा है, यानी इसके मूल पूछ रहा है तो निकालो भाई। इसके लिए मैंने बच्चों को बार बार एक ही चीज़ बताई है, पहला सेम, लास्ट सेम और बीच की वैल्यू सेम, ये याद कर लो, और लास्ट से गुना करो, लास्ट से गुना का मतलब एक एक्स के स्क्वायर की को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और एक सी की, इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर सर 3 दूनी 6 ही होते हैं, और 6 एकम 6 होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक आंसर है तो 3 2 होगा इसका आंसर, या 6 1 होगा, लेकिन वो आंसर होगा जो एक्स का कोफिशिएंट भी बना देगा, यानी 5 भी बना देगा, 3 और 2 5, तो यही आपका आंसर है। यानी एक तो आपका फैक्टर हो गया 3x और एक फैक्टर हो गया आपका 2x। अब ये बताओ 3x और 2x, अब एक माइनस है क्योंकि ये तो 5 जोड़ने से आया था, जोड़ने के लिए एक माइनस, तो दूसरा भी क्या होगा माइनस, तो पहले 2 में कॉमन ले लो, सर x कॉमन है पहले 2 में, तो और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो x कटेगा तो ये बचा 2x,
और ये -3। ये साइन हमेशा सेम आता है। 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं, 1 है, 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएंगी। लेकिन इस बार जो ये माइनस था, इस माइनस की वजह से जो माइनस का था, ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, और वो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर चल रही थी 0। तो ये ब्रैकेट सेम आ गई, तो एक फैक्टर हो गया 2x - 3 और एक फैक्टर हो गया इसका x - 1 = 0। अब आप बच्चे जानते हैं कि सर 2x - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा और x - 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू निकाल लो, ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस और ये मल्टीपल का 2 इधर आकर डिवाइड, सेम एज इट इज, ये माइनस उधर जाकर प्लस। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, एक बार वो भी देख लो भाई। क्वेश्चन में हमसे मांग रहा था मूल, क्या मांग रहा था, मूल। तो मूल तो अपने निकल ही चुके हैं, मूल तो अपने निकल ही चुके हैं। तो मूल तो आया 3/2 और 1, ये आपके मूल। शून्य की तो मूल का मतलब शून्य, 3/2 और 1, ऑप्शन में देख लो 3/2 और 1 है ऑप्शन कोई ऐसा, 3/2 और 1, ये रहा, सी इज द करेक्ट आंसर भाई। सी 5 में का हो जाएगा आपका सी, 3/2 और 1। समझ आया, ये आप आराम से कर सकते हो, इसके लिए मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट है -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी है। देखना, इसको समझना, इसको ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं, समझा देता हूँ। -5 और 12 की मूल बिंदु, ये आएगा 100%, पक्का कर लो इस एक नंबर को। -5 और 12 से मूल बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे ना, तो फार्मूला होता है x² + y² अंडर द रूट। यानी कुछ नहीं करना इन दोनों का, इसका भी स्क्वायर कर दो। बिना एक नंबर में क्या करके दिखाओगे क्या उसको, नहीं सर, स्क्वायर करना। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और अंडर द रूट कर दो भाई, चाहे फार्मूला भी याद ना हो। देखिए दूरी निकालनी है मूल बिंदु से, तो आप इसका भी स्क्वायर कर दो, जो वैल्यू गिवन होगी इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 5 और 4 9, 14 और 2 16, 169। 169 बताओ किसका होता है, 13 का। तो आपका मूल बिंदु से दूरी कितनी आ जाएगी, 13। ये तो आराम से समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले भाई। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये हो गया, नेक्स्ट चलो भाई, ये हो गया। तो फिर अब आओ इस पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई आकृति में ट्रायंगल ओडीसी कौन सा, ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, जिसमें मैंने रेड कर दिया, ओम श्री राम, ओडीसी, और एक है ट्रायंगल ओएबी, ये रहा भाई ओएबी, जिसमें मैंने ब्लैक कर दिया। ये ट्रायंगल समरूप है। समरूप की कहानी क्या होती है, समरूप की कहानी होती है इनकी भुजाएं समानुपाती होती है, और जो इनके संगत कोण है वो बराबर होते हैं, ये समरूपता की पहचान होती है। हमसे एंगल ओ बी ए मांग रहा है, ओ बी ए, ये एंगल मांग रहा है भाई, ये एंगल ओ बी ए, ये एंगल मांग रहा है ओ बी ए। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखो ओ बी ए मांग रहा है, जबकि ये समरूप है। अगर ये समरूप है तो जितना एंगल डी है, जितना एंगल आपका ये डी है यहाँ पर, जितना एंगल ये डी है, इतना एंगल ये बी होगा, क्योंकि ये समरूप है ना। समरूप है तो ये एसपीसीटी है, तो ये 60 है, तो बी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो एक बार यहाँ समझ सकते हैं। ये 2 ट्रायंगल थे ना, कुछ ऐसे ट्रायंगल थे, ये और ये कोण इक्वल होंगे अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है। आप दोबारा देख लो इस चीज को, उसने इसको 60 बोला था, कितना बोला था कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी तो ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है समरूप है। समरूप, अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं उनके संगत कोण बराबर, ये 60 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 60, सेम एज इट इज। जितना ये एंगल आएगा उतना ही एंगल आएगा, ठीक है, ये समरूप थे, और जितना ही एंगल होगा इतना ही एंगल होगा। अब आप समझ गए। ये तो वैसे भी बच्चों को पता, क्रॉस में सर ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, शीर्षा भूमि की कौन होते हैं, तो ये तो उस लॉजिक से भी आ गया, ठीक है। और ये इसका ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और वैसे एक लॉजिक और बताऊं, ये एंगल जो है एकांतर कोण भी है। कैसे है एकांतर कोण, ये कब होते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, जब 2 लाइनें पैरेलल हो, जब 2 लाइनें पैरेलल हो। इसमें लेकिन इसमें एकांतर कोण नहीं है, ये एकांतर कोण नहीं है इसमें। तो ये और ये समरूप बोल लेते, समरूप बोल लेते, तो ये संगत कोण होंगे। कैसे कोण होंगे, ये संगत। ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो फिर, ये समझ आ गया तो अब आओ नेक्स्ट पे। संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र हो तो एक्स का मान पूछ रहा है, ओ वृत्त का केंद्र हो तो एक्स का मान पूछ रहा है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पता होना चाहिए, ये जो है इस आर्क से तो बन रहा है, इस आर्क पर जो ये है, ध्यान देना, ये पॉइंट, ये आर्क पर तो पड़े है, ये पॉइंट ये आर्क है। इस आर्क से ये भी एंगल, ये एक्स, ये मेरी बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर सेम आर्क हो, इस आर्क से ये एंगल एक्स बन रहा है और इस आर्क से 35 डिग्री बन रहा है। अगर सेम आर्क से क्वेश्चन है, सेम आर्क से क्वेश्चन बना हुआ है, ये एंगल बने हुए हैं, तो केंद्र पर कोण डबल होता है। ये बस सिंपल सी है। ओ वृत्त का केंद्र, अगर केंद्र पर आपको से कोण पूछ ले, ओ पर ये जो एक्स दे रहा है ये कोण पूछ रहा है, तो एक बात का याद ही रखना पड़ेगा आपको, जो बता रहा हूँ कि केंद्र पर कोण हमेशा क्या बनेगा, डबल। एक्स की वैल्यू यही तो थी, तो ये
35 है, 35 दूनी 70, कुछ करना ही नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही होगी ये चीज़ें आप लोगों को। अब अगर भाई सेम आर्क से दो एंगल बना दिए जाए, एक्स भी इसी आर्क से बन रहा था, ये जो एक्स थी, ये आर्क जो मैंने हाईलाइट कर दी, इससे ही आपका ये ओ बन रहा था जो कि केंद्र वाला कोण था, और इसी से 35 डिग्री बन रहा है, इसी से क्या बन रहा है 35 डिग्री बन रहा है, तो ये 35 है तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 70 डिग्री। कर लोगे, एक नंबर तो ले लोगे पक्का, आएगा क्वेश्चन, आते हैं ऐसे। चले, ये हो चुका है। नेक्स्ट पर आओ फिर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र किसी वृत्त पर P और PB स्पर्शक है 90 डिग्री के कोण पर मिलती हो तो एंगल POA किसके बराबर होगा? एंगल POA किसके बराबर होगा? देखिए बड़ा इजी सा है, हालांकि PA-PB स्पर्शक है 90 डिग्री कोण पर मिलती है, कितने कोण पर मिलती है? 90 के कोण पर मिलती है। तो एक तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, देखिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ पूरा, ऐसे समझ आएगा नहीं आप लोगों को। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा है, ये देखिए ये बोल रहा है भाई O केंद्र है, केंद्र तो O है, और एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे को भी, क्वेश्चन को दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा, यदि बिंदु P से O केंद्र किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा है, यदि बिंदु P से, ये बोल रहा है यदि बिंदु P से, आओ यदि बिंदु P से, तो बिंदु P बोल रहा है तो P से P और PB स्पर्श बोल, दो स्पर्श रेखाएं बोल रहा है, PA और PB स्पर्श रेखाएं ये बोल रहा है, तो इन स्पर्श रेखाओं केंद्र से मिला दो। ठीक है, मान लो ये केंद्र जहाँ मिली है अभी, ये केंद्र है O। अब ध्यान देना, PA-PB दो स्पर्श रेखाएं है और एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, स्पर्श रेखाएं परस्पर 90 डिग्री कोण पर मिलती है। स्पर्श रेखाएं कितने कोण बनाती है? 90 डिग्री के, और POA पूछ रहा है, ये स्पर्श रेखाएं परस्पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तो 90 डिग्री है भाई, ये बोल रहा है ये स्पर्श रेखाएं परस्पर, यहाँ पर ये 90 डिग्री यार, हमसे POA मांग रहा है, तो POA का मतलब है ये एंगल मांग रहा है, POA ये एंगल। अभी एक बात का एक लॉजिक ध्यान रखना जो आपको मेरे को समझाना है, वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है भाई कि हमेशा ही जब ये स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन आता है, दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट लॉजिक है एक, ये O के अंदर था, इसके सामने P पड़ा था, और P से दो स्पर्श रेखा आई थी PA और PB, ये P था, ये स्पर्श रेखा आई थी PA और PB, ये A था, ये B था। अब आपको क्या काम करना था? इसको केंद्र से मिला दो, मिला दिया, तो जितना एक कोण होगा, ध्यान देना, और जितना एक कोण होगा, सम्मुख कोण हमेशा ही, जब ये स्पर्श रेखा का कंसेप्ट होता है, सम्मुख कोण हमेशा ही 180 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बनाएंगे, इसकी वैल्यू तो हमें 90 गिवन थी, कितनी गिवन थी? 90। तो आप बताओ ये O भी कितना होगा? 90 डिग्री, सिंपल, क्योंकि टोटल आमने सामने कितना है? 180, और ये भी आमने सामने कितना है? 180, क्योंकि यहाँ तो बच्चा जानता है इस चीज को, तिरछा स्पर्श रेखा के बीच 90 कोण है, और ये भी तिरछा स्पर्श रेखा के बीच 90 कोण है, लेकिन हमेशा यही पूछेगा एग्जामिनर आपसे, यहाँ पर एक कोण दे देगा और ये कोण पूछ लेगा कि ये परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुक रही थी, कितने कोण पर झुक रही थी? 90 डिग्री कोण पर थी, तो आमने सामने 180 बनेगा, तो 90 ये और 90 ये, तो भी तो 180 हुआ। लेकिन ये जो O आया ना, ये पूरा 90 है, ध्यान देना, ये पूरा O 90 आया है। अब मेरी बात को देखना, 10 पर आना। अब आपसे ये पूरा O नहीं मांग रहा था, पूरा O तो तुम्हें निकालना आ गया जो कि 90 डिग्री आया, लेकिन तुमसे तो एंगल मांग रहा था POA, ये आधा एंगल, तो इसका आधा कर दो बस, 90/2, तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। ये बात ध्यान देना, आपसे पूरा O थोड़ी मांग रहा है, पूरा तो A है, वो तो ये बोल रहा है POA। अगर वो सर ये मांग रहा है POA, ये तो आधा एंगल है, आधा क्यों है? फिर आधा क्यों है ये आता 3 नंबर में, फिर आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल करने पड़ेंगे कोंग्रुएंट। क्या करने पड़ेंगे? कोंग्रुएंट करने पड़ेंगे, यानी सर्वांग सम कर दो, और जैसे सर्वांग सम कर दोगे ये आ जाएगा CP/CT, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो 2 से भाग करेंगे। लेकिन फिलहाल प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि आप लोगों से एंगल POA मांग रहा था, तो आप एक नंबर के लिए करके थोड़ी दिखाओगे, आमने सामने 180, तो टोटल 90 आ गया, 90 का हाफ कर दो 45 डिग्री। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोगों को। तो राइट आंसर देख लो इसका क्या जाएगा भाई, फिर 45 डिग्री है क्या ऑप्शन में? ये रहा सर A, 9 का आ जाएगा A, 9 का क्या हो जाएगा? राइट A। बताओ आप कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट चलो फिर स्लाइड पर, इस पर आओ 13 पर। ट्रायंगल ABC में जिसका B समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, साइन A पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें बोला ट्रायंगल ABC में B समकोण है, B क्या है? समकोण है, B पर 90 डिग्री है, ये जो B है, ये जो B है, ये इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है, 90 डिग्री है, और हमसे साइन A पूछ रहा है, तो बेस में A मान लो भाई, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और वैल्यू दे दी AB दे दी 24, ये AB 24 दे दी, और BC ये रहा BC, ये दे दिया 7। अब मैं आपको ट्रिपलेट आते हैं 7 24 25, ये 25 आएगा, ये कितना आएगा? 25 आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं, नहीं आते तो भाई फिर निकाल लो, नहीं आते तो फिर निकाल लो रे। तो 90 के सामने क्या होती है सर? हाइपोटेनियस। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस तो पता नहीं है, तो मैंने हालांकि तुम्हें बता दिया कि 25 आएगा, लेकिन गिवन थोड़ी आपको। बेस कितना है सर 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और सत्तू सत्तू होता है 49, तो इनको जोड़ोगे तो आ गया 625। उधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, 625 होता है 25 का। अब सारी चीज़ तुम्हारे सामने आ गई है। अब बेस भी तुम्हें पता ही था, बेस कितना था 24, परपेंडिकुलर कितना था 7, तुमसे साइन ए पूछ रहा है। मैं 1000 बार ये फार्मूले बता चुका हूँ आपके अपने कि साइन करते हैं फोन में, यानी पी बटे एच। इसका फार्मूला क्या बनता है पी बटे एच फोन में। तो पी की वैल्यू कितनी है 7, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25, तो आंसर आएगा 7 बटे 25। ये फार्मूले आते हैं ना सभी को, साइन ए, साइन करते हैं फोन में पी बटे एच। सर कोस, कोस ए, कोस का मतलब बोस बी बटे एच, और कोट, कोट थीटा, कोट नहीं मिला है तो क्या बढ़ जाएगा बी पी, क्या बढ़ जाएगा बी और पी, तो इसका फार्मूला बनेगा बी बाई पी। फिलहाल तो अपना एक देखे एक बार क्वेश्चन ये कि ये अपना कितना आया था 14 नंबर स्लाइड पर है, ये रहा 7 बटे 25 ऑप्शन है या नहीं, ये चेक करो ना, 7 बटे 24, 7 बटे 24 बी इज द करेक्ट आंसर। 10 का बी हो जाएगा भाई, 10 का बी हो जाएगा। 1 मिनट, 7 बटे 24 आया, 7 बटे 25 आया भाई, 1 सेकंड रुकना रे। 13 14 पर आना, 7 बटे 25 है, सॉरी कितना है 7 बटे 25 आया था भाई, तो 7 बटे 25 यानी बी नहीं ए होगा, राइट क्या होगा ए हो जाएगा। कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट देखे फिर, कोस 90 माइनस थीटा अपोन में साइन थीटा प्लस साइन, और कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का पूरक मैंने बच्चों को बार बार बताया, साइन का कोस 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फार्मूला है भाई, पहले तो बात ये देख ले। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अपोन में साइन थीटा पढ़ा ही है, प्लस साइन थीटा अपोन में आओ, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है फिर साइन थीटा होता है। वैल्यू कट करिए एक, यहाँ भी वैल्यू पूरी कट गई तो एक, एक और एक कितना आ गया आंसर 2, 2 इज द करेक्ट आंसर बी, 11 का हो जाएगा बी। समझ आया क्या, ये फार्मूला बच्चों को आना चाहिए। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी वही है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो कट करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, साइन ए बाई 4/5 है, देखो फिर वही आ गया, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5, अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन द ए 4/5 है, साइन ये तो साइन ए, तो इसका फार्मूला फोन, साइन फोन में करेंगे नहीं, पी बटे एच हो गया 4/5। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, और हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनिस की वैल्यू 5 है, तो लगा दो वही ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी पाइथागोरस एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। हाइपोटेनिस की वैल्यू 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, बेस है यहाँ से निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर, 5 5 25, बेस का स्क्वायर 4 चौके 16, तो 25 है, प्लस का 16 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इधर बी पड़ा रहेगा, 25 में 16 गया तो 9, तो बी बराबर आ गया 9, और ये जो स्क्वायर था, जो ये स्क्वायर था उधर आकर रूट हो जाएगा, तो बेस आ जाएगा 3, बेस कितना आ जाएगा 3, तो बेस की वैल्यू 3 आ गई है। आपसे क्या पूछ रहा था, अब आप आपसे निकाल सकते हो, आपसे क्या पूछ रहा था भाई, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो ये पड़ी इसके सामने 4, हाइपोटेनिस की आ गई 5, और बेस अभी निकाला था 3, हमसे क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है कोस ए, तो कोस का फार्मूला होता है बोस, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, बोस होगा बी बटे एच, बेस कितना आया आप लोगों का 3, हाइपोटेनिस कितना पड़ा 5, तो 3/5 इज द करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 12 का हो जाएगा बी 3/5। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चले नेक्स्ट देखे फिर, नेक्स्ट में कह रहा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, तो फार्मूला आना चाहिए सिंपल बस, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr डॉट, और त्रिज्या का अनुपात यानी त्रिज्या को r ही बोल दो बस, क्योंकि यहाँ भी तो त्रिज्या को r बोला है, तो r से कट गया r से क्या कट गया r, तो कितना बचा 1, तो आपका रेशियो क्या आ गया 2π/1, 2π/1, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है 2π/1, कर लोगे 13 को। चले नेक्स्ट आओ फिर, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेंगे तो आप मान कर चलना, आपको मैंने पहले बोला था 20 में से 15 नंबर हर बच्चा ले लेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल को दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। सिंपल है, यदि किसी वृत्त को त्रिज्या को 4 गुना कर दोगे तो वो 4 गुना का ही रेशियो मिलेगा आपको। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल का दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। देखो वृत्त का क्षेत्र होता πr², देखना अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, हालांकि चलो चाहे छोड़ भी दो आप लोग, अगर चलो पूरा लॉजिक बताऊं तो यही है, वैसे तो ये इसका आंसर तो आपको बता दूं 1/4 ही होगा 14 का,
14 का नहीं, सॉरी भाई, क्षेत्रफल की बात करें भाई, सॉरी 1:4 नहीं आएगा, पूरा एक बार समझ लो, क्योंकि क्षेत्रफल का जिक्र है ना। त्रिज्या को 4 गुना कर रहा है, देखो पहले त्रिज्या 1 थी, फिर त्रिज्या को कर दिया 4 गुना, 1 की 4 गुना 4। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करना भाई, क्या करना है, इसका स्क्वायर आप लोग करना। अगर आप इसका स्क्वायर कर ले जाते हो, क्या कर ले जाते हो, स्क्वायर कर दो बस, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1:16 इज द करेक्ट आंसर। 1:16 ऑप्शन कटे हुए हैं तो मैंने बता दिया। मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने गलत बता दिया था पहले, दोबारा देखो। इसने बोला कि वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दो, वृत्त की त्रिज्या को कितना कर दो, 4 गुना कर दो। अगर वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दोगे तो वृत्त के क्षेत्रफल का दिए गए क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। त्रिज्या को 4 गुना करना, मान लो पहले त्रिज्या 1 थी, फिर उसको 4 गुना कर दिया, अब क्षेत्रफल का जिक्र करेगा, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1:16 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ध्यान देना। अगर आपसे बोलता है इसका आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, हालांकि आयतन क्योंकि वृत्त का निकलता नहीं है तो क्षेत्रफल ही पूछेगा आप लोगों से, कर लोगे इसको। चले सर ये तो हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़ो भाई, अगर ये हो जाएगा तो फटाफट से। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में लिख दिया, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य का एक फार्मूला होता है, जो आपको संख्या दे रखी, इनको सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ करके 10 से भाग दे दो, यानी टोटल संख्या 10 विद्यार्थियों का भार है, तो 10 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको तो आपको खुद ही करना, टाइम मैं खराब नहीं करूंगा ना, ये वीडियो ज़्यादा और लंबी चली जाएगी। क्या करना है, ये जितने भी आंकड़े हैं इन सभी आंकड़ों को जोड़ करके सीधा ही 10 से, कितने विद्यार्थी 10 से भाग दे देना भाई, किससे भाग दे देना, 10 से भाग दे देना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कर पाओगे इसको, तो जो चीज़ें हो सकती है ऐसे ही संभव है, ऐसे ही कर लो, करके देखना आप लोग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें माध्यक वर्ग क्या है, ये पूछ रहा है माध्यक वर्ग, ये अच्छा क्वेश्चन है। माध्यक वर्ग क्या था, माध्यक वर्ग कैसे पता लगता है सर, आपको ये जो वर्ग अंतर है इनको काउंट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा करो 3, जो तीसरा है वही आपका माध्यक वर्ग अंतर, 145 150, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे इसको, आया समझ में माध्यक वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं। 18 पर आओ फिर। 18 में क्या पूछ रहा है, 18 में आप लोगों को बोल रहा है कि 5 को एक बार फेंकने पर संख्या के 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 को एक बार फेंकोगे तो संख्या में 8 आने की, अरे 5 में तो आता ही क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आते हैं रिजल्ट, 5 में तो 8 आता है कहीं, जब कुछ 8 नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो 18 का 20 द करेक्ट आंसर। कर पाओगे, तो होपफुल ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। जय हिंद जय भारत। अगर आपको बिल्कुल समझ आई है तो लाइक करना इसको, वीडियो को ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद जय भारत।